उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ष बांध परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहता है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के बिजवा ब्लॉक के ग्राम बजेड़ा में, जहां पर बस 2022-23 में बनाई गई 700 मीटर की लगभग 6.25 करोड़ की बांध परियोजना आप मेरे इसमें देख सकते हैं पीछे में कि किस तरह से धराशायी हो चुकी है। यह जो बांध परियोजना है वो यही नहीं, लगभग यहाँ से 20 से 25 मीटर की दूरी वो पूरी तरह से, वो जो बांध बना था वो पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ के लोग कब इस पानी का शिकार हो जाए, कब यह पानी गांव के भीतर पहुंच जाए, इससे आप देखकर अंदाजा ला सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप परियोजना कब बनी थी और क्या इसके आजकल हाल है। भैया यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम आपका है? रिंकू। ये कब ये बांध परियोजना बनी थी भैया? ये सर दो साल हो गए इसको। 2 साल। तो ये कितनी कट गई है? सर कम से कम 50 मीटर कट गई है। तो इससे तो आप लोग को गाँव में जो बाढ़ का पानी घुसने का खतरा, जी कुछ पानी आ भी गया? अच्छा, अभी जी वहाँ जी से आए तो कुछ देखा कुछ पानी भी घुस घरों चुका है। में घुस। जी जी। जी तो कोई अधिकारी वगैरह अभी तक यहाँ पर आया कुछ देखने जी के लिए? आते आते हैं। जी जी जी। तो क्या बताया अधिकारियों ने? अधिकारियों ने काम यही चल रहा है। जी जी। तो कोई अधिकारी वगैरह आए थे, अभी नहीं आए? अधिकारी तो आते हैं। क्या बताया अधिकारियों ने? अधिकारी बताया क्या जो काम काम करा रहे हैं आज, मगर पानी अभी गिरा रिपेयर कर रहे हैं? अभी रिपेयर कर रहे हैं, पानी गिर जाता है तो लेबर आई नहीं है। जी। क्या कोई अधिकारी वगैरह आया है? अधिकारी तो आते हैं, जय जी, साहब रहते हैं यहाँ, काम करवाते रहते हैं। अच्छा, कब बनी थी ये बांध परियोजना? ये पिछले 2 वर्ष पहले बनी 2 थी साल पहले। परियोजना। लगभग कितने की थी ये परियोजना? ये 6 करोड़ 30 लाख ऐसे की लगभग कब से ये थी। कटना चालू हुआ? ये लगभग हो गए हैं 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। इसका जो डैमेज हुआ था पिछले साल, इसके ऊपर मिट्टी डलवा करके पूरा कराया गया है, जी जी। लेकिन इसकी ऊंचाई के बारे में हमें नहीं पता है। अभी हम आ रहे थे, लौट के आते समय देखा था कि जो जहाँ पे नीचे होगे पानी ओवरफ्लो है, उसको भी इसी तरह से बोरी डालकर उसको बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। कोई अधिकारी वगैरह आए कुछ बाढ़ खंड के लोग? हाँ, बाढ़ खंड के जई साहब आए हैं, 2 जई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा नहीं ऊपर कि जिस तरह से घटाना हो तो गांव में पानी घुस जाएगा, आप ही लोग के लिए बड़ी समस्या है। नहीं, हम लोगों ने बोला है तो उन लोगों ने कहा है कि हम इस गांव को कटने नहीं देंगे और किसी प्रकार की जनता को प्रभावित नहीं होने देंगे। कैसे नहीं कटने? 20-25 मीटर तो कट गई है। हाँ, खाली 20 कहने से हाँ हो जाएगा? 15-20 मीटर तो कट गया है। जी जी। वो अभी 2-4 दिन पहले ही कट गया, लेकिन जब से अधिकारी अपना काम जारी कर दिया तब से इसको किसी ने नहीं। चलिए, हालांकि जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, जो जेई हैं, लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और गांव वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस गांव को बहने नहीं देंगे। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से पानी का बहाव है, लगातार बरसात हो रही है, उससे मुझे लगता है कि यह परियोजना है बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। जैसा कि आप देख रहे थे कि हिंदी खबर लगातार जीरो ग्राउंड से दिखा रहा था कि कैसे बाढ़ की समस्याएं चल रही हैं। कल रामकेश निषाद जल शक्ति राज्य मंत्री ने जगह जगह भ्रमण किया और भ्रमण के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम और खाने की सामग्री के साथ जो व्यवस्थाएं की जा रही थी। हिंदी खबर इस समय जनपद बांदा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर चिल्ला बॉर्डर पर है और चिल्ला बॉर्डर के यहाँ पर ये तारा गांव है। यहाँ पर देखा गया कि गांव की स्थितियाँ कैसे हैं और एनडीआरएफ की टीम कैसे लोगों का बचाव कर रही है, उसको लेकर हम उन्हीं से बात कर ले रहे हैं। क्योंकि लगातार हम कल जब भ्रमण कर रहे थे तो कैसी समस्या थी, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा समस्या से ग्रसित थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाने पीने की समस्या बहुत कम है, अधिकारी भी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बचाव कार्य कितना है उन्हीं से बात करते हैं। भैया, आप यहाँ पर जनपद बांदा में हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, कैसी देखते हैं बचाव की व्यवस्था? बचाव की व्यवस्था बढ़िया है। अभी सुबह से हम लोग लगे हुए हैं लगातार, और जो है एसडीआरएफ की हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। किसी प्रकार की किसी को समस्या है तो उसको इधर से पार कराया जा रहा है और सबको व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी टीम आप जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, तो वहाँ पर कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारा काम है कि हम जो है वहाँ से उनको रेस्क्यू करते हैं और इधर लाके प्रशासन को सौंप देते हैं। कितने गाँव होंगे अब तक? अब तक जो है 3-4 है, जिसमें हमारे लगभग 30 जवान हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं। सुबह से लग जाते हैं। हाँ, सुबह से कितने दिन हो गए? कल हम लोग आ गए हैं। कल आ गए। हाँ, प्रशासन की तरफ से हमें अभी बुलाया गया। आप यहाँ बाढ़ की स्थितियाँ कैसे देखते हैं? बाढ़ की स्थितियाँ यही है, पानी कुछ कम हुआ है। अगर बारिश नहीं हुआ तो हो सकता है बाढ़ कुछ कम हो जाए, लेकिन अगर बारिश होगा तो हो सकता है बाढ़ और भी कुछ दिन रहे। तो ये हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि अगर बारिश होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही और मध्य प्रदेश से अगर बारिश नहीं रुकी
तो उत्तर प्रदेश में नदियों का उफान देखने को मिलेगा और उसके बाद से आम जन तक क्या होगा ये देखने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 टीम का जो चयन किया उसमें से जनपद बांदा के जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रामकेश निषाद, वो उनको हमीरपुर मिला है और जनपद बांदा में नंद गोपाल नंदी को भ्रमण क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का व्यवस्था के लिए मिला हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि इस बाढ़ से कैसे लोगों को निजात दिलाई जा सकती है। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। प्रदेश यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और हम जहां खड़े हैं वह भी जिला बाढ़ से प्रभावित माना जाता है। इस समय हम खड़े हैं सीतापुर के विकास खंड रेवसा के रतनगंज गांव में, जो अक्सर कई सालों से बाढ़ से प्रभावित होता आ रहा है। और हम आपको दिखा दें, अपने सहयोगी से कहेंगे सबसे पहले कि वो दिखाएं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बाढ़ का पानी है, हालांकि अभी जल स्तर बढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शारदा और बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और जो भीषण बरसात हो रही है, उसको देखते हुए आगे यहाँ पर बाढ़ के आसार बनने के पूरे चांसेज हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर अक्सर बाढ़ के हालात देखे जाते हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां रहती है? प्रशासन की तैयारी सर यहाँ कोई नहीं रहती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जब बाढ़ आती है तब बोरी लगाई जाती है, वरना कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है। अभी फिलहाल जल स्तर बढ़ रहा है जी, अभी कोई तैयारियां सिंचाई विभाग की तरफ से हो रही नहीं? कोई तैयारियां नहीं है यहाँ पे जो है, और बाढ़ आती है लोग परेशान हो जाते हैं। और नदी कटान में जो है 28 घर पिछला कटे थे, जिसमें कुछ लोगों को पेमेंट मिला था, कुछ लोगों को नहीं मिला था। हम और आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, एक मिनट, हम आपसे जानना चाहेंगे पिछले जो घर कटे थे वो कुछ हमको दिखाई बताइए कि कैसे कहाँ घर कटे थे? इसी नदी में समाई इसी थे? नदी में सब समा गए थे, मस्जिद कटी थी, पूरे मकान थे यहाँ से वहां तक सब कट हम गए भी थे। सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखाएं, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि ये जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसी में लगभग 28 घर समाहित हो चुके हैं। जी, फिर आगे। सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पे आवाज उठाता है उसके ऊपर केस लिख दिया जाता है और उसको धमकाया जाता है, इसीलिए सर हम लोग नहीं बोलते हैं। ये रतनगंज गांव में हम लोग खड़े हैं और ये पूरा गांव कटान पे है। जी, गांव तो कटान पे है। गांव कई सालों से बाढ़ का मामला झेलता हुआ आ रहा है। प्रशासन से कोई तैयारी नहीं रहती है। यहाँ पर 0% काम कागजों पे होता है, जमीन स्तर पे कोई। हालांकि आज ही एडीएम नीतीश जी का बयान आता है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, यहाँ कौन सी तैयारी है। यहाँ कोई अभी तक कोई एक अधिकारी नहीं आया, बड़ा कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई सिंचाई विभाग का कोई बड़ा जेई भी नहीं आया यहाँ पे जो देखे यहाँ पे क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या है बाढ़ की यहाँ की पोजीशन भाई जो है सामने है आपकी, आप तो देख ही रहे हैं कि बाढ़ जब आती है तो यहाँ पे लोग परेशान तो हो ही जाएंगे, क्योंकि नदी के किनारे जितने लोग रह रहे हैं सभी परेशान हैं। क्योंकि पिछले साल जो है जब कटान हुआ था हमारे गांव में तो 28-30 के आसपास जो है मकान कटे थे जी, जिसमें कुछ लोगों को पैसा मिला था। जैसे घर के अंदर 4 सदस्य रह रहे हैं तो उनमें 4 फैमिली है तो एक फैमिली को मिला पैसा, 3 फैमिली को पैसा नहीं मिला। कारण ये है कि वो ना दौड़ सके ना किसी से कह सके, इसलिए उनको पैसा नहीं मिला। और हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग थे बेचारे जिनका अभी तक जो है घर कट गया है नदी में, आज तक वो मड़ैया नहीं डाल पाए। वो लोग इस समय कहाँ पर हैं? रोड पे जो है तिरपाल डाले हैं, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। घर कटे थे, अभी तक कुछ लोगों को मुआवजा मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। जैसे चाचा जी को ही दिलासा मिल रहा है कि अब आएगा, अब आएगा, अब मुआवजा मिलेगा, अब आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। बात की जाए तो आज ही सीतापुर एडीएम एफआर नीतीश कुमार जी का बयान आया जिसमें स्पष्ट बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। लेकिन जैसा कि रतनगंज के गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बाढ़ से संबंधित सिंचाई विभाग अभी तक यहाँ दस्तक नहीं दे रहा है। मकान बहने लगेंगे, तब बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं सिंचाई विभाग वहां पहुंचता है। तो ऐसे में लोग कहां बसेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? हालांकि प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा है, लेकिन आखिर प्रशासन, जो लोग कह रहे हैं प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है?
या आगे मालूम होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनील तिवारी, हिंदी खबर। हमीरपुर जिला दो नदियों से घिरा हुआ है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही थी, तो अब कहीं जा करके खतरे के निशान के बराबर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग घेरों में रुक गए थे अपने घर गृहस्थी के सामान की सुरक्षा के लिए, वो लोग भी मौजूद है। उनके साथ साथ जो लोग राहत कैंपों में रह रहे थे वो लोग भी वापसी अपने घर लौटे हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल अभी बात करते हैं जो यहाँ पे डेरों में फंस गए थे और डेरों में रहे। ये कैसे आपका जीवन, हम अपना 4 दिन बीता ऊपर रख दिया था कच्चियों में, जैसे हमारी जगह मिली उसे आदमी बनी बांध करके रख दिया है। ये होता है हमारी समस्या कि हम पैर ना जाए, हम अपना निकल गए। आप बाढ़ के समय पे आप यहाँ पे रहे जब पानी कई 2 मीटर की ऊपर पहुँच गया यहाँ पे। सर यहाँ बाढ़ पीरियड में सर हम यहाँ मौके में मौजूद रहे, अपने घर के मकानों में रहे। जो हमें मोदी आवाज़ दी है, मोदी ने, सरकार ने जो हमको आवाज़ दी है। मेरा देवेश कुमार निषाद है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। क्या बाढ़ से आप प्रभावित रहे हैं, आपका घर बाढ़ में आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ समस्याएं इस बीच आपके सामने आई, क्या आपने इस बाढ़ में खोया? सर हम लोगों ने बाढ़ में सबसे पहले हमारी फसलें नष्ट हो गई, जैसे मूंग है, तिली है, मूंगफली है और ज्वार है, बाजरा है, सारी फसलें चली गई। इसके बाद में हम लोग अपना सामान भी हमारा चला गया और हमारे सर घर भी डूब गए। और इसके बाद हम लोग राहत शिविर में समाज सेवी के नाते होने के नाते हम लोग डिग्री कॉलेज भी गए। वहाँ का प्रशासन जो है हम लोगों के साथ में बहुत गलत किया और सर हम लोगों को अरेस्ट भी किया और मतलब हम लोगों को बासी पूड़ियाँ खिलाई गई। अपनी बात कह रहे थे, आज हम लोगों को दबाया गया, मुकदमे लगाए गए। सरकारी आवास के नाम पे लेखपाल को 5,000 रुपये दिए गए और ऐसे 5,000 रुपये और दिए गए, जिसको लेकर के इनने पूरे 10,000 रुपये टोटल सरकारी आवास के नाम के दिए। लेकिन अभी तक लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। और आप देख सकते हैं ये इनका कच्चा मकान है, जो कि इस टाइम जो आप देख पा रहे हैं हर प्रदेश में, हर गांव में, हर जगह सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं लोग, सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमीरपुर के डेरा के वार्ड नंबर 8 चूरामन के डेरे में आपने सुना क्या कुछ बाढ़ पीड़ितों ने अपनी बात बताई हिंदी खबर के सामने। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। वाराणसी में गंगा का जल तांडव देखने को मिल रहा है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के रमना क्षेत्र में है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। देख सकते हैं जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी खाली पानी ही पानी नजर आ रहा है। देख सकते हैं मकान लगभग वो पूरे अब जल में समाते दिख रहे हैं और तमाम ये देख सकते हैं पूरी तरफ जहां जहां आपकी नजर जाए खाली पानी नजर आ रहा है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो एक सड़क पर है, लेकिन सड़क आपको कहीं नजर नहीं आएगा, केवल पानी ही पानी नजर आएगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ की तस्वीर है और यही तस्वीर इस क्षेत्र में लगभग कई किलोमीटर दूर तक है। और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से गंगा नदी करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल का जो प्रलय है, जल का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तमाम जो खेत है वो अब जल में समा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के किसान हैं उनको भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? संजय पटेल। यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे जिस हिसाब से ये गंगा का ये जो जल प्रलय देखने को मिल रहा है, कितना समस्या आप लोग को हो रहा है इससे? बहुत काफी समस्या हो रही है, खेत पर आने जाने में समस्या है और प्लस दूसरी बात सारी सब्जियां हम लोग की डूब चुकी है, जिस पे हम लोग आश्रित रहते हैं, उसी से हम लोग का जीविका चल रहा है। इस समय सब गंगा में समा गई है, कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है इस समय। अब जा रहे हैं उस पर, देख रहे हैं कुछ बचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह आपसे मिला, कोई जनप्रतिनिधि? कोई मिला नहीं, न तो किसी प्रकार का मदद मिला है अभी तक। आज 3 दिन पानी को हो गया यहाँ पे, अभी कोई किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है, न कोई के चलिए बहुत काफी दूर तक है, जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ से लमसम गंगा 2.5 किलोमीटर दूरी पे होंगी यहाँ से। अब ये सोच लीजिए गांव के नजदीक एकदम पूरा सब ये सब घर मकान सब डूब रहा है। अभी तक कोई आया नहीं है, कोई एनडीआरएफ वगैरह? नहीं, कोई नहीं, कोई सरकारी सुविधा जो भी है कोई अभी मिली नहीं है यहाँ पे।
जो फंसे हुए जो जहाँ हाँ, जो फंसा हुआ जहाँ है तहाँ फंसे हुए हैं। बस ये एक नाव का बस सहारा है यही आप नाव लोगों का को। सहारा है, वो भी 2 दिन बाद चल रहा है, आज आया है तीसरे दिन। आप लोग अपने मतलब पैसे जुटाकर नाव से अपना हाँ, रास्ता बनाए। ये प्रधान के माध्यम से आया है। कहो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज्यादा काफी दिक्कत हो रहा है। सब सब्जी बुड़ गया है, कुछ बाढ़ से सब बह गया है। हमने के आने जाने में बहुत दिक्कत है। सब्जी में कोहड़ा है, लौका है, कदुआ है, सेम है, सब उड़ गया है। घरों में भी समस्या है? घरे में पानी अब पहुँचे ही वाला है। घर में भी पानी अब मतलब दस्तक दे रहा है आप लोगों के? पहुँचे खेत पूरा डूब चुका है? पूरा डूब गया है। किस चीज की खेती यहाँ पर आप लोग की? हम लोग की मुख्य खेती है सेम और करेला, जो कि पटना, बिहार, कलकत्ता, महाराष्ट्र हर जगह यहाँ तक कि विदेशों तक जाता है ये सब्जी, जो कि मुख्य खेती है। यही अक्टूबर में निकलना चालू होगा और अभी सब समाप्त हो गया। अब तो हम लोग मतलब किधर का भी नहीं रह गए, क्योंकि उसी पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। जो भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा जो भी है सब इसी से चलता है। तो सब नष्ट हो गया, तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम लोग। कुछ मदद मिल जाएगा तो कुछ हल्का हो जाएगा बोझ। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से डराने वाली तस्वीर है। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के किसान हैं, वो भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो घर है उसमें लोग फंसे हुए हैं और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अभी तक इन लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। प्रयागराज के संगम नगरी में गंगा और यमुना अब पूरे तरीके से रौद्र रूप में आ चुकी हैं और इस वक्त हम एनडीआरएफ की टीम के साथ एक बार फिर से उन रिहायशी और निचले इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर गंगा और यमुना का जल स्तर ने तबाही मचा रखी है। तस्वीरों में आप देखिए कि ठीक मेरे सामने ये पूरा रिहायशी इलाका है जिसे छोटा बघाड़ा कहा जाता है और इस छोटे बघाड़े में आप देखिए कि 3-3 मंजिल के जो मकान बने हैं वो पूरी तरीके से अब डूब चुके हैं। यानी कि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है, अब पानी लोगों के घरों तक धीरे धीरे पहुंच चुका है और एनडीआरएफ की टीम अब तक हजारों लोगों से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके उनको घर से बाहर निकाल कर उनको बाढ़ राहत शिविर केंद्र में पहुंचाया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पूरा इलाका ये पानी से जलमग्न होता हुआ नजर आएगा। मकान देखिए कि यहाँ पर कितने खूबसूरत जो मकान बने हैं वो भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में समा चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें गंगा और यमुना का जलस्तर में जिस तरह से 3 से 4 दिनों में वृद्धि हुई है, रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम ने जो यहाँ पर काम किया है, हिंदी खबर उनको सलाम करता है। और आप देखिए कि हम जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहे हैं रिहायशी इलाकों में, आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर लोगों के दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है और लोग अब छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें, ताजा अपडेट की बात करें, तो आज गंगा और यमुना का जो जलस्तर है, यमुना का जलस्तर स्टेबल हो गया है, लेकिन गंगा में थोड़ी सी मामूली बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। तो तस्वीरों में देखिए कि हम अब छोटे बघाड़े के इलाके में पहुंच गए हैं और तस्वीरों में आप देखिए ये पूरे मकान जलमग्न हो गए हैं और इसी तरह से लगातार 3 से 4 दिनों से लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और हम एनडीआरएफ की टीम के साथ इस वक्त छोटा बघाड़ा में मौजूद हैं। तो तस्वीरों में देखिए कि पूरा ये इलाका आपको देख सकते हैं जलमग्न हो चुका है और यहीं पर 6 महीने पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था। यानी कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब आया था, लेकिन अगस्त के महीने में गंगा और यमुना ने जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो आप कह सकते हैं कि अब ये पूरा इलाका जल सैलाब में तब्दील हो चुका है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि हम अब छोटा बघाड़ा के गलियों में भी पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से अलग अलग जगह से जो बाढ़ की स्थिति है वो हम आपको दिखाते हुए चले आ रहे हैं। एनडीआरएफ के कुछ जवान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है? हमारे अधिकारी बात करेंगे। अच्छा, अधिकारी बात करेंगे। हालांकि इनके अधिकारी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ है नहीं, लेकिन हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि पूरे इलाका ये जलमग्न हो चुका है और ये जो छोटा बघाड़ा जो है वो स्टूडेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कई जिलों से आकर रहते हैं और किराए का
कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब इनको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को और जल पुलिस की टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। साथियों, मैं अभी स्टीमर से होते हुए अभी मैं मितई ग्राम सभा में पहुंच रहा हूं और मैं बता दूं कि कमर के बराबर ये पानी, यहां तक जो मेरा पैंट ये भीगा हुआ देख रहे होंगे, इतनी जो है पानी मुख्य मार्ग पर लगी हुई है। और यही जो है कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के सामानों को लेकर गांव में आ रहे हैं। कई लोग तो दवाइयां हाथों में लिए हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। ये दवा कहाँ से लेके आ रहे हैं? क्या दवा पहले से आप नहीं रख पाए? क्या नहीं सर, कहाँ से? पशु का तबीयत खराब हुआ, उसके लिए हम गए दवा लेने। जब आए तो यहाँ पे पानी लगा हुआ है और इससे आगे और अधिक पानी है। नाव का इंतज़ार किए 6 बजे से, नाव करीब 10 बजे आई। फिर हम लोग जा कर के दवा लिए और दवा लेके हम लोग जा रहे हैं पशु के लिए। अच्छा जी, ये जो स्थिति है इससे कितने लोग आपके ग्राम सभा में प्रभावित होंगे? कितने लोग निकल पाए होंगे? हाँ, हमारे गांव में सर जो इस समय जितने मकान हैं उनमें से 40% लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से। अच्छा, उनके घरों में पानी हो चुका है। कितनी ऊंचाई तक पानी होगी? पानी किसी के घर में 1.5 फीट घुसा है, किसी के घर में 1 फीट है, किसी के 4 फीट है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो प्रशासन का क्या जो तैयारी जो है इस विषय को लेकर है? कोई संपर्क किया या फिर आप लोगों को लंच पैकेट या फिर दवाइयों के लिए कोई संपर्क किसी प्रकार का? नहीं सर, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। केवल 2 नाव आई हैं जिनसे हम लोग ये दवा वगैरह ला रहे हैं। अन्यथा न कोई अधिकारी आया है गाँव में, न तो कोई नेता आया है। कोई ऐसा हमारे पास नहीं आया कि हाँ आप लोग को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, नीचे पानी ऊपर पानी, बीच में हैं हम लोग और हम लोग भी पानी का ही सहारे से चल रहे हैं। मैं बता दूं, नीचे जो पानी देख रहे हैं और ऊपर से भी पानी पड़ रहा है, जिसको हम लोग जो है अभी गांव में चल रहे हैं और गांव की स्थिति वो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि उन घरों में, जिन घरों में पानी गया हुआ है, तमाम ऐसी औरतें भी हैं जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो है इस बाढ़ से जूझ रही हैं और तमाम संपर्क के बाद 1-2 दिन बाद यहाँ पर राहत स्टीमर भेजी जा रही है। इस विषय को लेकर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी सतर्कता बढ़ाए, जिससे इन परिवारों को राहत मिल सके। हिंदी खबर के लिए भानु प्रताप सिंह, मिर्जापुर। साथियों, जैसा देख पा रहे होंगे कि मेन रोड से मैं अंदर घुसा और अंदर आने के बाद 2 स्टीमर यहाँ मितई ग्राम सभा और बगल के बीदापुर, कई ऐसे 2-3 ग्राम सभाओं के लिए 2 स्टीमर लगाए गए हैं। लोग यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं पानी में खड़ा होकर कि कब वो स्टीमर आए और मैं अपने घर को जाऊं। स्थिति में बता दूं कि रोजमर्रा के सामान को लोग भी लेने में कहीं न कहीं वो समय लग पाया लोगों को, जिसकी वजह से लोग रोजमर्रा के सामान को लेकर पुनः अपने घर में जा रहे हैं। वहीं घर से भी हैं जो बहुत कठिन स्थिति में स्वास्थ्य के लिए जाती नजर आ रही हैं। ये बूढ़ा बाढ़ आ गया, सब लोग ऊपर हैं, परेशानी भी है, खाने पीने का सब दिक्कत है, यही सब है परेशानी। अभी तक कोई यहाँ संपर्क करने आया नेता या फिर कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो खाना जगह नहीं, पीना में धर के खाना बनावत है, पानी कुल घरे में भर गया बा, कोई घर में सब बहरे कहाँ जाए, सब रहे दुआरे घरे, ऐसे आन के घरे बकरी छेड़ गैया गोरू सब बांधत है। हम सब लोगों को फ्रेश होने में, जैसे शौचालय जाने में, शौचालय कुल कुछ नहीं बुड़ गया बाटे, कहीं नहीं ठेकान बा, बहुत दिक्कत बा है, कुछ नहीं, कथक सुविधा नहीं बा, पानी बुड़ गया, चापाकल बुड़ गया, कौन सब चीज का सुविधा नहीं बा यहाँ। अच्छा, स्वच्छ पानी मिल पा रहा होगा हैंड पाइप से, नल से? हाँ, पनिया तो कहीं से लिया के पीबे करब, पनिया बिना तो मरब ना। कहाँ से ला रही हैं पानी? उधर बा। कितना दूर है? एक खेत है बा, भर जा। अच्छा, पानी
इधर सबका नल बुड़ गया बाटे। अच्छा। एको नल नहीं खाली बा सब पूरा। खराब भी है, कोई और कोई नल खराब बा, रोड के मारे पानी बहे के मारे कोई बनवावे नहीं देता टे। वही में ऐसे बा, वही में पानी। कुछ यहाँ पर हमारे साथ वो नौजवान बच्चे हैं जो अभी हमें लगता है कि अभी तो वोट वोट नहीं दिए होंगे कभी। नहीं। अच्छा, पहली बार। उम्र क्या होगी आप लोगों की? हमारी 15। हाँ, 15 साल, 17 साल। कितनी उम्र है? 14 साल। तो इन जो है बच्चों से भी जानते हैं कि वाकई में इनकी पढ़ाई लिखाई पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस बाढ़ की वजह से, क्या लगता है? एक क्लास हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये रास्ता सब डूब गया है और हम लोग को खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। और यहाँ पर अभी कोई नेता भी प्रेता भी कोई नहीं आया है और वोट लेने के लिए जरूर आते हैं सब लोग। अभी कुछ भी कोई खबर भी नहीं भी यहाँ पूछे, यहाँ सब लोग डूब रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। 18 पूरा नहीं हुए हो कि नेता लोगों को देखना इतना जो है। मतलब सब डूब रहे हैं तो सर आना चाहिए ना, हम लोग भी तो इंसान कोई भी आए, अधिकारी आए, नेता आए, समाज सेवी आए। नहीं सर, इनके फैमिली वाले तो नेता को वोट देते हैं। हाँ, हमारे परिवार में दादी है, सब लोग देती है ना, उनको लिए तो आना चाहिए। हम लोग के लिए तो इनको हमारी दादी है, हमारी यहाँ दादी देव बीमार है, इन लोग का मैं कुछ नहीं, कैसे बाहर लेकर जाएंगे हम लोग। छोटे बच्चों में जब ये सवाल उत्पन्न हो रहा है तो ये सवाल आज नहीं तो कल पूछे ही जाएंगे। सवाल तो बनता ही है। जिस प्रकार से गांव में स्थिति अभी व्यापक तरीके पर देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता नजर आ रहा है।